जिस तरह आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में अब काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गई है। लास्ट काउंट के अंदर तकरीबन 250 के करीब पाकिस्तान में अब केसेस आ चुके हैं, जो कि अब तकरीबन हर सूबे के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया कोरोना वायरस के हवाले से, और उनको इसके ख़तरात से आगाह किया। तो जहाँ तक उनकी खिताब का ताल्लुक़ है, मैं समझ सकता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बहुत मुश्किल वो सूरत हाल के अंदर हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखना है। वो कल बात जो कर रहे थे कि माशी बदहाली भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल भी सकता है। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि पाकिस्तान के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि हम इस वायरस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकें। तो जब उन्होंने ख़ुद ये बात को एडमिट किया तो आई थिंक हमें साथ साथ इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, और हल्का सा हमें ये लग रहा है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी हुकूमत अभी तक इस मामले को उतना संजीदगी से नहीं देख रहे जिस तरह की उनको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे ख्याल में जो वज़ीर साहब ने बात की कि अगर हमने लॉकडाउन कर दिया और अगर हमने बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बंद कर दिया तो उससे बहुत ज़्यादा माशी बदहाली होगी। तो आई थिंक ये समझने की ज़रूरत है कि हकीकत है कि माशी बदहाली होगी। अगर इस तरह की चीज़ें किया बहुत लोगों को नुकसान भी होगा, लेकिन अगर हमने अभी ये ना किया तो जिस सतह पे जिस तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, वो आने वाले चंद हफ़्तों के अंदर ही ये केसेस की तादाद लाखों से मिलियंस में पहुंच सकती है, और इससे होने वाली अमवात की तादाद भी हज़ारों से लाखों में पहुंच सकती है, और हमारी जो पूरी हॉस्पिटल कैपेसिटी है वो ओवरवेल्म हो सकती है इससे, और उससे जो माशी बदहाली आएगी उसका हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जिस तरह ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हम एज़ एक डेवलपिंग पुअर कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए सिर्फ़ एक चारा है कि हम अभी से वो एक्सट्रीम इक़दामात लें जिनके ज़रिए ये वायरस रुक सकता है। हम इसको कुछ किसी ना किसी हद तक कंटेन कर सकते हैं, जिस तरह किसी हद तक साउथ कोरिया ने, किसी हद तक चाइना ने, ताइवान ने और कुछ और एशियन ममालिक ने किया है। उसके साथ साथ जो मेरे नज़दीक जो कल के एड्रेस के बारे में जो एक तशवीशनाक बात थी, और आई थिंक इसको हुकूमत को बहुत संजीदगी से देखने की ज़रूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस तरह की बातें की कि ये बिल्कुल एक फ़्लू की तरह है और इससे अक्सरियत 90% लोग, 97% लोग रिकवर कर जाते हैं। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कितने फ़ीसद लोग मर जाते हैं। ये शायद हकीकत हो कि अक्सरियत 90% के लोग शायद रिकवर कर जाते हैं, लेकिन इस वायरस की रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत तेज़ है, शायद फास्टर दैन एनी वायरस दैट वी हैव नोन हमारी रीसेंट हिस्ट्री के अंदर, कि ये इसके अंदर 70 से 80% लोग जो इस वायरस को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिम्पटम्स भी नहीं शो करते। तो यानी आपको शायद कोई सिम्पटम्स हो भी ना, और आप शायद इस शहर में आम लोगों के साथ मिल रहे हों, चल रहे हों, और आपने और बहुत सारे लोगों को लगा देंगे, और उसकी वजह से ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से चंद 100 केसेस चंद हफ्ते बाद ही लाखों और मिलियंस केसेस बन जाते हैं। तो अगर आप हकीकत बात कर रहे हैं कि शायद अगर आप ये भी स्टेटिस्टिक लें कि 97% लोग रिकवर कर जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी रेट ऑफ ट्रांसमिशन को देखें तो अगर ये वायरस पाकिस्तान की कुछ प्रोजेक्शंस के हिसाब से 20 से 30 मिलियन लोगों को 1-2 महीने में अगर इन्फेक्ट कर जाता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में लोग इससे मरेंगे। बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आबादी का इससे मरने के उसके चांसेस हैं। हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी पूरी की पूरी मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर आई थिंक हमने सबसे क्लियर और प्रेजेंट एग्जांपल अगर हमने इसका देखना है तो वो ईरान का, जो हमारे बिल्कुल वेस्टर्न जो हमारे नेबर हैं उनका देख सकते हैं। उन्होंने भी पहले, आज से 1 महीना पहले इस वायरस जब वो फैलना शुरू हुआ उसके ख़तरात को डाउन प्ले किया। उन्होंने रिलीजियस गैदरिंग्स, मास पब्लिक गैदरिंग्स को बंद नहीं किया, उन्होंने कोई मास टेस्टिंग नहीं की। और कल ईरानियन हुकूमत का बयान आया है कि ईरान में इस वायरस से मिलियंस के मरने के इम्कान हैं, यानी कि 10, 20, 30 लाख लोग ईरान में से मर सकते हैं। उनकी मईशत की ये हाल हो गया है कि वो एक ऑयल रिच मुल्क की हैसियत से अब IMF से $5 बिलियन का कर्जा मांग रहे हैं, जो कि ईरान ने पिछले 40-50 साल में कभी नहीं मांगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वायरस के चंद हफ्ते में ही फैलने से कितनी ज़्यादा माशी बदहाली आ सकती है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा सीरियसली लें। जो मेन जो आई थिंक जो पूरी दुनिया के हमें तजर्बात से पता चल चुका है कि सिर्फ एक हल है, सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। एक तरीका है, वो है एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग, यानी लोगों को एक दूसरे से
फासला इख्तियार करना होगा, वरना बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल सकता है। इसका मतलब है किसी भी तरह का इज्तिमा हो, चाहे वो कोई जलसा हो, चाहे वो कोई रैली हो, चाहे वो कोई शादी हो, चाहे वो मार्केट में लोगों की कोई भीड़ हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो बड़े बड़े मजहबी इज्तिमा हों, मसाजिद हों, उन सब को बैन करना पड़ेगा। हम खुद देख सकते हैं तकरीबन सारे मुसलमान ममालिक ने अपनी मसाजिद को बैन कर दिया। इसमें सऊदी अरेबिया भी मसाजिद को बंद कर दिया है। इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, इसमें तुर्की भी शामिल है, इसमें मोरक्को भी शामिल है, इसमें कुवैत भी शामिल है, इसमें यूएई भी शामिल है, इसमें मलेशिया भी शामिल है। उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि हमें इस तरह के केसेस मिल गए थे कि लोगों के बड़े बड़े मजहबी इज्तिमाओं के अंदर ये वायरस इतना तेज़ी से फैला है कि उसने हज़ारों लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। इससे कोई मज़हब के ख़िलाफ़ होने की बात नहीं है। ये हजूर पाक की अपनी अहदीस मौजूद हैं कि जब कहीं वबा फैलती है तो अपने घरों में रहो, बाहर ना निकलो। उन्होंने तो अपने हजूर पाक की उन्होंने अपने ज़िंदगी के दौरान ऐसी भी चीज़ें कहीं कि नमाज के अज़ान के उन्होंने अल्फाज को बदल दिया। बजाय कहने के हय्या अला सलाह के कम टू प्रेयर, उन्होंने कहा कि घरों में ही पढ़ो, जब कोई इस तरह की वबा थी या जब मौसम की बहुत शदीद ख़राबी थी। तो हमें इसको बहुत संजीदगी देखने की ज़रूरत है और हुकूमत को इस तरह की किसी भी पब्लिक गैदरिंग के ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में हम बिल्कुल ना करें, वरना ये मामला हमारे हाथ से बाहर चला जाएगा। उसके अलावा जो एक मेन जो चीज़ जो दूसरे ममालिक में की गई है जिससे कंट्रोल कर पाए हैं, वो है मास टेस्टिंग। साउथ कोरिया अभी तक जो सबसे एक सक्सेसफुल केस रहा है इस वायरस को कंटेन करने में, वो इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने पूरी आबादी को के एक बहुत बड़े हिस्से को टेस्ट करने की मनसूबाबंदी की। उन्होंने ड्राइव इन टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जिसके अंदर लोग गाड़ियों में आके अपना टेस्ट करवा सकते हैं और उनको थोड़े घंटों में ही उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। ये ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें पाकिस्तान से नहीं हो सकती। साउथ कोरिया ने लाखों मिलियंस लोगों को टेस्ट किया है सिर्फ $20 मिलियन के खर्चे पे। ये अभी इस सूरत हाल का अगर आप स्कोप और स्केल को देखें तो ये इतना बड़ा खर्चा नहीं है। तो हमें मास टेस्टिंग के इंतजाम भी फौरी तौर पर लाने की ज़रूरत है। और आखिरी चीज़ जो कि एक बहुत वसी टॉपिक है लेकिन इसको मुख्तसर कहूँगा, इस वायरस ने जो अभी दुनिया में जितने भी मुआशी, समाजी, सियासी फ़लसफ़े हैं उनको बिल्कुल धर्म भरम कर दिया है। जो हमारे पुराने सोचने समझने के तरीके थे, मईशत को समझने के, सियासत को समझने के, उन सब को हमें रीथिंक करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि 18 महीने लग सकते हैं इस वैक्सीन को डेवलप करने में। तो उस दौरान हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें अपने पूरे तौर पे मुआशी निज़ामों को, पैदावारी निज़ामों को, डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ामों को, मार्केट के मैकेनिज़म्स को नए सिरे से तश्कील देना होगा। ये हम सिर्फ एहतियात करने से, सिर्फ कॉशन करने से ये मामले को हल नहीं कर पाएंगे। तो हुकूमत को फौरी तौर पे कुछ इमरजेंसी मुआशी इक़दाम लेने की भी ज़रूरत है, जिसके अंदर एक सबसे पहली चीज़ है कि हमें एक इमरजेंसी कोरोना वायरस का रिलीफ फ़ंड बनाने की ज़रूरत है जिसमें कम से कम 200 अरब रुपए हमें मुख्तस करने चाहिए। अब तो IMF ने भी कह दिया है कि अगर कोरोना वायरस के लिए पाकिस्तान कोई बजट करता है उससे निपटने के लिए, तो IMF इसको बजट डेफिसिट का हिस्सा नहीं शामिल करेगा। तो उन्होंने हमें थोड़ी लीवे दी है। तो इसलिए हुकूमत को चाहे वो हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, महकमों के बजट से लेना पड़े, चाहे प्राइम मिनिस्टर और मुख्तलिफ और सूबों से, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बजट से लेना पड़े, चाहे वो दिफाई बजट से लेना पड़े, चाहे वो हमें वर्ल्ड बैंक से, DFID से कर्जा लेना पड़े, चाहे कॉरपोरेशंस के ऊपर एक फौरी टैक्स लागू करके उनसे वसूल करना पड़े, लेकिन हमें एक बड़ा फ़ंड बनाना पड़ेगा जिससे हम जो हेल्थ इम्पैक्ट जो ख़ासकर इसका होगा, एक तो उसको निपटने के लिए, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स को वो तमाम सहूलियात देने के लिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने के लिए, तमाम वो ICU वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए जो अभी हमारे पास नहीं है, उनको फ़राहम करने के लिए वो उस फ़ंड से हम पैसे मुख्तस करें। और दूसरा जो इसकी जो मुआशी नाहमवारी, जो बहुत बड़ी मुआशी तबाही इससे होगी, जो अभी से होना शुरू हो गई है, दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी होगी, उसको निपटने के लिए जो मज़दूर तबका, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग के घरों में काम करते हैं, जो कच्ची आबादी में जो लोग रहते हैं, जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, उनको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हमें इस फ़ंड को इन ऑपरेशन लाना होगा। अभी आई थिंक कोई जवाज़ नहीं है कि हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें करना पड़ेगा, चाहे हमें कर्जा लेना पड़े, चाहे हमें डिपार्टमेंट्स के बजट से काटना पड़े, चाहे हमें वफाकी सूबाई हुकूमतों को पूल करना पड़े, हमें करना पड़ेगा, हंगामी अंदाज से करना पड़ेगा। हम अगर आज ये दूर अंदेश मनसूबाबंदी कर पाएंगे तो तब हम इस वायरस से शायद, इसके बहुत बड़े ख़तरात से शायद हम बच पाएँ। अगर हमने
ना फौरी तौर पे डिसीजंस लिए, ना हमने जल्दी एक्ट किया, तो हमारे साथ वही हाल होगा ईरान वाला, जो आज कह रहे हैं कि उनके मुल्क में लाखों मिलियंस लोगों के मरने के बहुत ही चंद थोड़े अरसे में चांसेस हैं, उनकी मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म से एक दरख्वास्त है, हुकूमत से दरख्वास्त है, फ़ौज से दरख्वास्त है, अपोजिशन से दरख्वास्त है, अपने डिफरेंसेस को भी भूल जाएं। अभी गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन का वक्त नहीं है, अभी वफाक वर्सेस सूबों का वक्त नहीं है, अभी रियासत वर्सेस समाज का वक्त नहीं है। अभी हम सबको इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके पूरे समाज को इस मामले को से निपटने की ज़रूरत है। अगर हमने अभी नहीं किया तो आने वाले चंद हफ्तों में ही हम एक ऐसे बुरान का सामना कर रहे होंगे जिसका मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो यही मेरी सबसे गुजारिश है, इस मामले को हम अगर मिल के हल करने की कोशिश करते हैं तो हम कर पाएंगे, लेकिन हमें फ़ौरी तौर पे इमीडिएट लॉन्ग रेंज वाइड रेंजिंग इक़दामात लेने होंगे जिससे हम इससे बच सकते हैं।